जिसकी शुरुआत में हम कुछ गाड़ियों को एक सेफ हाउस में जाता देख पाते हैं, जिनमें से दो शख्स को बाहर निकालकर धोया जाता है। एक का नाम था फिरोज और एक का नाम था सनी। ये दोनों ही आपस में पूछने लगते हैं कि आखिर तूने कुछ किया, तो वहीं दूसरा कहता है कि क्या तूने कुछ किया जिनकी वजह से ये गुंडे हमें यहाँ पकड़ कर लेकर आए हैं और बिना वजह मार रहे हैं। और तभी एक शख्स आकर एक 500 का नोट दिखाकर इनमें से शाहिद यानी कि सनी को पूछता है कि क्या ये नोट तूने बनाया। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम शाहिद कपूर और सनी की बैक स्टोरी देख पाते हैं। एक ऐसा आर्टिस्ट जो सिर्फ 5 मिनट में लाइव फोटो बना सकता था, यानी कि किसी भी इंसिडेंस, किसी भी प्लेस या फिर किसी भी शक्ल को सिर्फ 5 मिनटों में अपनी कलम से उसका स्केच निकाल सकता था। मगर लोगों को स्केच आर्टिस्ट की कदर ही क्या थी, वो तो बस इन फोटोज को कौड़ियों के दाम खरीदना चाहते थे। जिसके बाद वो घर पहुंचता है। देखा जाए तो ये घर कम प्रिंटिंग प्रेस था जो कि चला रहे थे माधव जी। इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था क्रांति पत्रिका। माधव जी जो कि पेशे से एक पेंटर, एक राइटर, इसी के साथ साथ एक पब्लिशर थे। और वहीं दूसरी ओर सनी के नानू भी थे। अगर वो पेंटिंग करते करते थक जाते थे या फिर दूसरी ओर इन्हें कोई पब्लिशिंग करनी होती थी, तो वो अपनी बची हुई पेंटिंग का काम सनी को दे डालते थे, जिसमें सनी भी अपने हाथों की करामात करके उस पेंटिंग को और बेहतरीन बना दिया करता था। वहीं हमें सनी का दोस्त फिरोज दिखाया जाता है, जो कि इस प्रिंटिंग प्रेस में कलर मिक्सिंग का काम किया करता था। इन दोनों की ही लाइफ सही नहीं चल रही थी। ये तो चाहते थे बड़े घर, बड़ी गाड़ियां और इसी के साथ साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल पाना, मगर किस्मत ने सिर्फ उन दोनों को ही नहीं बल्कि इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले 30 एम्प्लॉयज से भी उनकी जिंदगी के कई साल छीन लिए थे। क्रांति पत्रिका का काम था देश में एक नई क्रांति ला देना, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि उनकी क्रांति कोई खरीदता ही नहीं था। इसीलिए बचपन में सनी और फिरोज मार्केट में जाकर एक एक अखबार बेचकर जो कुछ पैसा आते थे उन्हें चुपचाप नानू की ड्रॉर में रख दिया करते थे। कहने को तो बड़े लोगों को खर्ची बच्चों को देनी चाहिए, मगर यहाँ ये बच्चे कमाकर पैसा नानू को दे रहे थे ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरियां बांट सके और अपने काम को चला सके। इन दोनों बच्चों ने अपनी जिंदगी गरीबी में ही बिताई। और एक वक्त तो ऐसा था जब प्रिंटिंग प्रेस नीलामी की कगार तक पहुंच चुकी थी, तब एक एक पैसा जोड़ने के चक्कर में इन्होंने कई सालों तक सिर्फ बन ही खाया। जेब में पैसों की इतनी कमी थी कि ये दोनों जहां भी देखते इन्हें सिर्फ पैसा ही दिखाई पड़ता था। जिसके बाद कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है और यहाँ हम सनी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड नेहा को देख पाते हैं। ये दोनों ही आने वाले न्यू ईयर का प्लान बनाने लगते हैं, जहाँ पर नेहा कहती है कि वैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लब वेलोसिटी जाने वाली हूँ। मुंबई का ये बड़ा सा क्लब जहाँ पर एक टेबल करीब 30,000 रुपए की मिलती है। ये सुन सनी खामोश हो जाता है, कहता है कि वैसे मैं वहां तो नहीं जाऊंगा, मेरे कुछ और प्लान्स हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। जहाँ एक तरफ नेहा अपनी रेंज रोवर में बैठकर निकल जाती है, वहीं सनी अपनी खटारा बाइक को लेकर आगे चला जाता है। उसे ये जानना था कि क्या सचमुच उस क्लब में एक टेबल 25 से 30,000 रुपए की मिलती है। तो वो जाकर वहाँ के वेटर से थोड़ा नेगोशिएट करने लगता है। खैर ये तो रही वेटर की बात, मैं आपसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पुणे के ही एक क्लब में बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। अब तो तुम मेरे ख्वाबों में भी आने लगी हो। पुणे के ही एक क्लब में जिसका नाम है वाटर्स द किचन एंड बार, यही अपने कल्याणी नगर में आता है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो वहां की टेबल भी करीब 30,000 रुपीज की है, यानी कि वीआईपी टेबल, जहां पर ड्रिंक्स और इसी के साथ साथ हुक्का भी मिलता है। क्या आप में से कोई वाटर्स गया है, और अगर गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इन दोनों के ही पास इतना पैसा नहीं था कि वो वहां की एक टेबल बुक करवा पाए न्यू ईयर की पार्टी के लिए, जहां पर वेटर ने धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, जिस पर सनी उसे जाते जाते कहकर जाता है कि एक दिन आऊंगा और तेरा ये पूरा होटल खरीद लूंगा। कुछ ही दिनों के बाद में न्यू ईयर आ जाता है और यहाँ पर सनी से मिलने के लिए नेहा उसी के प्लेस पर पहुंचती है, जहाँ पर कुछ चीप लोग सस्ता म्यूजिक लगाकर सस्ती पार्टी कर रहे थे। मगर उतने में ही उसे पिक करने के लिए राहुल पहुंच जाता है। तो नेहा सनी से कहती है कि एक्चुअली मैं राहुल के साथ क्लब वेलोसिटी जा रही हूँ, उसे जाने का काफी मन था, तो तुम यही एंजॉय करो और मैं वहां पर जाती हूँ, क्योंकि तुम भी अपने दोस्तों के साथ अपनी पार्टी छोड़कर कैसे ही आ पाओगे। तो चिल। खैर सनी बेचारा क्या करता, उसका तो दिल ही टूट चुका था, क्योंकि जेब में इतने पैसे ही नहीं कि अच्छी जगह पार्टी करवा सके, क्लबिंग कर सके। फिरोज का कहना था कि यार ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है, हम लोग मिडिल क्लास हैं। जहाँ पर सनी का कहना था कि हम मिडिल क्लास लोग नहीं, हम मिडिल फिंगर क्लास लोग हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है, जिसका रीजन है लोन, कर्जा। पहले पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लो, उसके बाद आने जाने के लिए कार लोन लो, और फिर बाहुबली यानी कि होम लोन लो। जिंदगी भर की कमाई सिर्फ लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट
नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं कि पूरा ऑफिस माधव जी के गेट के बाहर खड़ा था। जैसे ही सनी ऑफिस में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अब इनकी प्रिंटिंग प्रेस बंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वसूली वाले लोग वसूली लेने के लिए आए थे मगर उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, इसीलिए उन लोगों ने इन्हें धमका कर प्रिंटिंग प्रेस को खाली करवा देने की बात करी थी। तो अब सनी और फिरोज अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बचाने के लिए उन हफ्ता वसूली वालों के पास पहुंचते हैं, जहां हम व्यूअर्स को ये पता लगता है कि माधव जी और उस वसूली वाले के फादर आपस में एक टाइम में कभी दोस्त हुआ करते थे और यही रीजन था कि उन्होंने उन्हें 1 महीने का वक्त दिया पैसा लौटाने के लिए, क्योंकि पुराने लोग इमोशनल हुआ करते थे। इसी वजह से सनी को प्रिंटिंग प्रेस बचाने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया। अगर ऐसा ना होता तो ये हफ्ता वसूली वाला उसका बेटा तो कब का यहाँ की सारी मशीनें बेचकर हर किसी को दर बदर की ठोकरें खिलाने यानी कि अपने नानू के पास आ जाता है और कहता है कि हमने बात करी है और हमें सिर्फ 1 महीने की मोहलत मिली है। नानू इस बात को जानते थे कि वो दिन जरूर आएगा जब हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे और इस प्रेस को खाली करके जाना पड़ेगा, इसलिए आज वो अपना एक आखिरी आर्टिकल लिखना चाहते थे जिसमें लिखा था बगावत और क्रांति में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो हार गए वो बागी कहलाए और जो जीत गए वो क्रांति लाने वाले कहलाए। सनी पेशे से एक आर्टिस्ट था और उसके हाथ में कला थी। वो जानता था कि अगर मैं अपनी कला को महंगे भाव में बेचूं तो कम समय में ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा और इसी के साथ अपने नानू की प्रिंटिंग प्रेस को भी बचा लूंगा। इसीलिए फिरोज और सनी मिलकर अपने ही एक पुराने दोस्त अनीस के पास पहुंचते हैं, जो एक ऐसे बंदे को जानता था जो कि मार्केट में आई हर न्यू प्रोडक्ट का फर्स्ट कॉपी बना डालता था। इस बंदे का नाम था मांझा भाई। अनीस मांझा भाई से आकर कहता है कि मेरे पास ऐसे 2 तगड़े आर्टिस्ट हैं जो कि एकदम कड़क पेंटिंग बनाते हैं, जिसको बोलोगे उसका थोबड़ा उतार कर कागज पे पेल देंगे। तो इस बात से मांझा भाई भी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्वालिटी का नहीं क्वांटिटी का काम होता है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी दोगे उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे, लेकिन उसमें से 90% मेरा और 10% तुम्हारा। ये बात को सुनकर तो अगेन दोनों डिप्रेस हो जाते हैं। एक तरफ जहाँ लाइफ के वांदे लगे पड़े थे, दूसरी तरफ इन्हें एक बड़ा अमाउंट भी चुकाना था। तो सनी को आइडिया आता है कि अगर पैसा ही चाहिए तो क्यों ना डायरेक्ट पैसा ही छाप देते हैं। पहले तो फिरोज इस काम के लिए मना करता है, लेकिन उसे भी अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना था। अब जहाँ एक तरफ सनी को अच्छी पेंटिंग करना आता था तो वो नोटों का स्केच तैयार करता है, वहीं फिरोज जिसे की कलर कॉम्बिनेशन की बहुत अच्छे से परख थी और प्रिंटिंग प्रेस तो नानू जी की है ही, तो ये दोनों मिलकर नोट छाप देते हैं। पहले बारीकी से उसकी स्केचिंग करी जाती है, फिर डिटेलिंग होती है, उसके बाद में कलर कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है और उसके बाद में नोटों की कटिंग करी जाती है। और ये नोट थोड़े पुराने लगे इसलिए इसे चाय के पानी में डुबोकर वापस से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब बारी थी इन नए बनाए गए नोटों की टेस्टिंग की, जहाँ एक 500 रुपए का नोट लेकर फिरोज पहुंच जाता है एक वाइन शॉप में और एक दारू की बोतल मांगता है, मगर जैसे ही दुकानदार के हाथ में नोट आता है वो समझ जाता है कि नोट तो नकली है। और अब होना क्या था, वो सभी मिलकर इन्हें मारने पीटने लगते हैं। ये कैसे तैसे दोनों वहां से भाग जाते हैं और भागकर छिप जाते हैं। रात को सनी को अपने नानू की एक बात याद आती है कि कचरा और कला, इन दोनों के ही बीच में सिर्फ एक गलती का फर्क होता है। अगर वो गलती मिट गई तो की गई क्रिएशन एक आर्ट बन जाएगी, लेकिन अगर मिस्टेक रह गई तो आर्ट भी वेस्ट बन जाएगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम देख पाते हैं नेपाल में एक बहुत बड़े काउंटरफीट डिस्ट्रीब्यूटर मंसूर दलाल को, जो कि मिडिल ईस्ट में रखी अपनी नोट छापने वाली मशीन से नोटों को लाकर सबसे पहले काठमांडू, नेपाल, नागालैंड, बांग्लादेश और भूटान में भिजवाकर फिर इंडिया के अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करवाया करता था। लेकिन इस बार उसका सफाया करने के लिए पुलिस ऑफिसर माइकल और उसकी टीम मंसूर दलाल का इंतजार कर रही थी।